हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए। आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है। एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊंगी मैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो आंसर देखिए क्या है। जाति समूहों का ऐसा पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। जाति समूहों का ऐसा पदानुक्रम यानी कि जातियों का ऐसा क्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में, चाहे वो किसी भी हाल में हो, सामाजिक स्तर पर सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति समूह के लोग जो है क्रम से उनके नीचे रहेंगे। आगे देखिए। अर्थात वर्ण व्यवस्था लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। जो वर्ण व्यवस्था है लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था है वो लोगों को उनकी जाति के आधार पर, जिस जाति में उसने जन्म लिया है उस जाति के आधार पर जो है अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। वर्ण व्यवस्था भारत में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर उच्च और निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो है भारत में प्राचीन समय से ही चली आ रही है, ये आपको भी पता होगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर उच्च और निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जाति के आधार पर। ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था भारत में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में जो है जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। यानी कि कर्म के आधार पर जो है लोगों को अलग अलग वर्णों में विभाजित किया गया था। यानी कि जो पढ़ने पढ़ाने पूजा पाठ करने का जो काम करता था वो उसको ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाता था। और जो योद्धा बनकर जो है समाज की सेवा करता था उसको क्षत्रिय कुल के या क्षत्रिय वर्ण में रखा जाता था। और जो व्यापार करता था उसको वैश्य माना जाता था। और जो खेती करता था उसको शूद्र माना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो जाति व्यवस्था है वो जो है अब जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति पर आधारित है। यानी कि जाति के आधार पर जो है मनुष्यों का बंटवारा किया गया है अलग अलग वर्णों में। चाहे वो व्यक्ति, देखिए, अगर आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण वर्ण के ही कहलाएंगे, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करें। ठीक है। प्राचीन समय में ये था कि आपके कर्मों के आधार पर आपको वर्णों में विभाजित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जाति व्यवस्था के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। यानी कि अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे, चाहे आपका कार्य कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, चाहे आप सेना में हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कृषि कर रहे हैं, लेकिन आप क्या होंगे, आप जो है ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ठीक है। यानी कि अब कर्म जो है कोई मायने नहीं रखता है, जाति मायने रखती है, आपने किस जाति में जन्म लिया है। वर्ण चार प्रकार के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये आपको पता होगा, ये कई बार पूछा जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अर्थात सभी व्यक्तियों को इन चार वर्णों में विभाजित किया गया है। वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित होती है, कर्म पर नहीं। ये देखिए, वर्ण व्यवस्था अब वर्तमान में जो है जाति पर आधारित होती है, कर्म पर नहीं। अर्थात एक जाति का व्यक्ति चाहे कोई भी काम करे लेकिन वह उसी वर्ण का कहलाएगा जिसमें उसने जन्म लिया है। अर्थात कर्म का वर्णन पर कोई प्रभाव वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं है। कर्म का जो है वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि जो प्राचीन समय में कर्म पर जो है वर्ण व्यवस्था आधारित होती थी। यानी कि आपके कर्म बताते थे कि आप किस वर्ण के हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, आपने ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे। अगर आपने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो आप क्षत्रिय वर्ण कहलाएंगे। अगर आपने वैश्य कुल में जन्म लिया है तो आप जो है वैश्य ही कहलाएंगे। और अगर आपने शूद्र में जन्म लिया है तो आप शूद्र कुल के यानी कि शूद्र वर्ण के कहलाएंगे। कर्म चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है। अब कर्म का जो है वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित होती थी। आगे देख, इसको आप अच्छे से एक बात समझिए। जाति समूहों का ऐसा पदानुक्रम, मतलब जातियों का ऐसा क्रम जिसमें एक जाति के लोग
एक जाति के लोग, चाहे वो कोई भी जाति हो, एक जाति के लोग हर हाल में, चाहे वो किसी भी हाल में हो, सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे। जैसे ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ठीक है। ब्राह्मण चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना करते हो, वो हमेशा जो है ऊंचे ही माने जाएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर रहेंगे। यानी कि ब्राह्मणों को सबसे उच्च वर्ण माना जाता है, ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च वर्ण माना जाता है। उसके बाद क्रम से क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है, ये क्रम से होता है। हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। जैसे ब्राह्मण सबसे पहले आगे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। अर्थात वर्ण व्यवस्था लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है। उनकी जाति के आधार पर जो है अलग अलग वर्णों में विभाजित करती है वर्ण व्यवस्था। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बस इतना लिखना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपसे जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है। उसमें आपको बस सिर्फ इतना करना है, ठीक है। इतना जो जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर का आपको करना है। ये थोड़ा सा मैंने और अच्छे से समझा दिया ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है और प्राचीन समय की वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।